जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। इस चैनल में जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम क्लास 10th के चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अकेला चैप्टर 10 नंबर का है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए ईजिली। दो शॉर्ट टाइप के आंसर जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब लॉन्ग टाइप के आंसर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। लॉन्ग टाइप का करने का फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आप समझ गए तो शॉर्ट टाइप के आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वाक्य एक लाइन में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसी क्रम में समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, उसका किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। अगर क्वेश्चन घूम फिर के भी आ जाए, अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है, तब भी आप अच्छे से लिख सकते हैं और एग्जामिनर जो चेकर होगा वो आपको नंबर ज़रूर देगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 1920 असहयोग आंदोलन के आरंभ किए जाने के प्रमुख कारण। देखिए पॉइंट टू पॉइंट, मतलब नोट्स में लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। एग्जाम में भी आप पॉइंट टू यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। घुमा फिरा के लिखेंगे तो फिर वो नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। प्रमुख कारण पूछा है तो प्रमुख कारण पॉइंट डाल दिया गया है। इस तरीके से आप जो डाला गया है पॉइंट, इस तरीके से आप पॉइंट जरूर डालिए, जिससे एग्जामिनर को, चेकर को ये पता चल जाए कि हाँ आपने जो है उसी पॉइंट को लिखा है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रमुख कारण क्या है? कारण बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि कब से कब 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो 1914 से 1918 तक चला। तो इसमें क्या हुआ? ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विश्व युद्ध हो रहा था तो नुकसान है, जाहिर सी बात है, खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो सारा का सारा खर्चा कहाँ से वसूल कर रहे थे? वो भारत से वसूल कर रहे थे। भारत की जनता का शोषण के द्वारा वसूल किया जा रहा था। तो ये एक कारण था सबसे बड़ा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप हमें सहयोग दीजिए और विश्व युद्ध समाप्ति होने के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो स्वराज देने से क्या किया? मुकर गए थे, इस वजह से शुरू किया गया। रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। रोलेक्ट एक्ट पारित हो गया था। जहाँ पर आज़ादी मिलने वाली थी वहाँ पर रोलेक्ट एक्ट, यानी कि इसको काला कानून भी कहा गया है, पारित कर दिया गया। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में। इसे हम काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। इसके बारे में डिटेल से दूसरा जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल। अब देखिए मैं लिख क्यों रहा हूँ ये, क्योंकि मान लीजिए पूछ ले एक नंबर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 लिख देंगे आप। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण था। और अगर ये 3 नंबर में आए तो आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, और 5 नंबर में आए तो इसके आगे लिखेंगे आप। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसके आगे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें क्या होता है, बैसाखी का दिन था। शांतिपूर्वक लोग सम्मेलन कर रहे थे और जनरल ओडायर ने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन में तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे ना। 3 नंबर में आप ऐसे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में क्या होगा? पारित हो गया 1920 में कांग्रेस द्वारा। ठीक है, अब विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी। दूसरा पॉइंट क्या था? विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी क्या थी, कैसे थी? तो विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी में क्या था? ऊपर तो हमने कारण जाना, अब हिस्सेदारी। शहरों में आंदोलन। तो शहरों में आंदोलन हुआ तो शहरों में मध्यम वर्ग से आंदोलन शुरू हुआ, और उसमें क्या किया गया कि लोगों को जो पदवी मिली हुई थी, जो अवार्ड मिला हुआ था, पदवी मिली हुई थी अंग्रेजी सरकार की तरफ से, जैसे महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नाइटहुड की उपाधि। तो इन्होंने क्या किया? इस उपाधियों को लौटा देना, यानी कि उपाधियों को लौटा देना। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विद्यार्थी जो है उन अंग्रेजी जो स्कूल थे, स्कूल में जो पढ़ रहे थे वहाँ जाना छोड़ दिया उन्होंने। शिक्षक ने पढ़ाना छोड़ दिया। वकील जो है न्यायालय में नहीं जाते थे। लोग सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए लोगों को मना कर दिया गया।
तो इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तो ग्रामीण इलाकों में भी जब ये विद्रोह फैला तो वहाँ पर भी लोगों का क्या होता था, शोषण होता था। क्या होता था कि अधिक से अधिक अलग अलग प्रकार के कर लिए जाते थे ग्रामीण वासियों से, किसानों से, और उनको ज़मीन जो है पट्टे पर दी जाती थी और कुछ समय बाद उनसे ले ली जाती थी, जिससे वे उस पर अपना अधिकार ना जमा सके। और जो गरीबी थी, भुखमरी थी, वो तो थी ही थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हो रहा था। आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, तो आदिवासियों का अपना अलग ही संघर्ष चल रहा था। वहाँ पर आदिवासियों को अलग दिक्कत सामना करना पड़ रहा था। जैसे मान लीजिए आदिवासी कौन होते हैं, जो जंगलों वगैरह इलाकों में रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि एक निश्चित क्षेत्र जंगल का बना दिया जाता कि इस क्षेत्र में आप नहीं आ सकते, ना ही पशु चरा मवेशी चराने आ सकते हैं, लकड़ी बीनने नहीं आ सकते, फल के लिए नहीं आ सकते हैं, इस क्षेत्र में आप नहीं आ सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता था, 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट लाया गया था जिसमें इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, ठीक है। तो इसके तहत ये इसमें नहीं जा सकते थे, तो उनका विद्रोह चल रहा था। बगानों में स्वराज, बगानों यानी कि जो चाय के बागान होते थे उसमें क्या होता था, जो मजदूर काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वे क्या बोलते हैं, अपने घर नहीं जा पाते थे, एक निश्चित क्षेत्र में ही काम करना पड़ता था उनको। तो उनके लिए क्या आज़ादी थी, उनके लिए आज़ादी यही थी कि वो क्या बोलते हैं, अपने घर जा पाए, अपने लोगों से मिल पाए। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की हिस्सेदारी थी, वर्गों की हिस्सेदारी थी। तो इसमें क्या है, शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, बागानों में स्वराज। तो आदिवासी क्षेत्रों में क्या, आंध्र प्रदेश में जो उग्र गोरिल्ला आंदोलन चला था, अल्लूरी अल्लूरी जो आपके अल्लूरी, पूरा नाम क्या था उनका, अल्लूरी सीताराम राजू, एक दिलचस्प व्यक्ति थे। वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। ऐसा विश्वास था कि उनको गोली भी असर नहीं करती है, ठीक है, वो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कहते थे, गांधी जी को तो फॉलो करते थे, लेकिन क्या कहते थे, हिंसा से ही, मतलब अंग्रेजों से लड़कर ही आज़ादी मिलेगी, ये भी इनका विचार था, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामीण वाले की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, अवध किसान सभा की जो है क्या बोलते हैं, ये आपके जो रामचंद्र है ना, रामचंद्र जो किसान थे, गिरमिटिया मजदूर थे पहले, इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। तो उनको भी इसमें सहयोग कर दिया गया, इसमें भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनका अपना आंदोलन चल रहा था। बाद में असहयोग आंदोलन में सबको सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि सबने अपने अपने अर्थ में, अपने अपने तरीके से स्वराज की व्याख्या कर दी। जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या हो गया कि सबको ज़मीन मिल जाएगी, बागानों में क्या हो गया कि अब किसी को लगान नहीं देना है, ठीक है। सबने अपने तरीके से व्याख्या कर दी। बाद में जाके कुछ ये हिंसक हो गया था, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कार्य पद्धति कार्य पद्धति और प्रगति, कार्य पद्धति और प्रगति यानी कि असहयोग आंदोलन जो है 2 चरणों में शुरू किया गया था। चरणबद्ध योजना तैयार किया गया था उसमें। कैसे, प्रथम चरण में क्या किया गया था, पढ़ा हमने, सरकारी पदवियों को लौटा देना, नौकरियों, सेना, पुलिस में ना भर्ती होना, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों, विदेशी वस्तुओं का त्याग कर देना। इस तरीके से प्रथम चरण था। दूसरा चरण क्या था, व्यापक स्तर पर। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने तीनों चीज़ें सम्मिलित कर दी है। आपका क्वेश्चन कोई सा भी आए घुमा करके, तो आप जो समझ रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। दूसरा चरण क्या था, 2 चरणों में था। दूसरा चरण क्या था, व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना, यानी कि अगर अंग्रेजी सरकार ने दमन का रुख अपनाया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, ये दूसरा चरण था। समाप्ति कैसे हुई असहयोग आंदोलन की, गांधी जी द्वारा चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया। जो कि चोरी चोरा की घटना कब हुई, फरवरी 1922 में हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है कि चोरी चोरी घटना कहाँ हुई, कब हुई, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई, ठीक है, फरवरी 1922 में। ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया फरवरी 1922 में, क्योंकि ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम देने का मेरा मतलब इसी वजह से है कि चीज़ें आप समझ पाएं और कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लिख पाएं। क्वेश्चन क्या है, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन घुमा के आ जाए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए या अथवा में ऐसा आ जाए तो बात एक ही है, ठीक है। तो हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं। गांधी जी की नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नमक यात्रा को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू था। नमक के ऊपर कर लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, तो सबसे दमनात्मक पहलू था। गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई। विश्वस्त 78 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दों को जोड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी का जो मुद्दा होता था, किसानों का, मजदूरों का और दूसरे जो व्यापारी वर्ग थे जो परेशान थे, उनको क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ना। ब्रिटिश कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन और विदेशी चीजों का बहिष्कार। ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन यानी कि जो कुछ भी उन्होंने कानून बनाया है उसका उल्लंघन करना, शांतिपूर्वक हो भी, प्रदर्शन करना और विदेशी चीजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। शराब की दुकानों की पिकेटिंग, ठीक है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग मीन्स घेराबंदी, ताकि कोई शराब ना खरीद पाए, और इससे क्या होगा कि अंग्रेजी सरकार को नुकसान होगा। सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, यानी कि सभी लोग इससे प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, यानी कि ये असहयोग आंदोलन सफल क्यों नहीं पाया कि समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। समाज के वर्ग एक दूसरे से संस्कृत थे, यानी कि लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं थे। समाज के जो अलग अलग वर्ग थे सब संस्कृत थे, ठीक है। तो ये कारण था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया तथा रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। अब क्वेश्चन समझिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया विरोध, एक तो ये, तथा रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, दो चीजें हैं, ठीक है। साइमन कमीशन विरोध के कारण क्या थे, तो सबसे पहले ये जान लो कि साइमन कमीशन कब बना और कब आया। साइमन कमीशन बना 1927 में और अभी ये भारत आया 1928 में। अब इसका विरोध किया गया, क्यों विरोध किया गया, समय से पहले गठन हो गया इसका, इस वजह से विरोध हुआ। शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, शासन में सुधार के लिए, ये भारतीय शासन में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था, लेकिन सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, इस वजह से इसका विरोध किया गया। एक भी भारतीय शामिल नहीं था, यानी कि जो साइमन कमीशन बना था इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। तो लोगों का कहना था कि जब एक भी भारतीय शामिल नहीं है तो भारत के हित में कैसे ये संवैधानिक कानून बना सकते हैं या कोई भी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका साइमन कमीशन, और आ गया आपका, और साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे किया गया, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है ना, काले झंडे दिखा करके, जिसमें विरोध करते हुए में किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। ओके। रोलेट एक्ट का विरोध का कारण, रोलेट एक्ट का विरोध का कारण क्या था। रोलेट एक्ट, सबसे पहले बताइए रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट को 1919 में पारित हुआ और इसे काला कानून कहा जाता था, ठीक है। यह एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को भी लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। शक के आधार पर किसी को भी लंबे समय तक यानी 2 वर्षों तक जेल में डाला जा सकता था, इसलिए था विरोध का कारण। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार इसे बनाए रखा, इसका विरोध आम जनता ने किया, ठीक है। तो ये कारण था रोलेट एक्ट का विरोध का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का, क्या बोलते हैं आपके, साइमन कमीशन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं और इसके साथ साथ मैं एक एक नंबर वाले तो क्लियर करते चले जा रहा हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। देखिए कई बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं ना कि ये दोनों एक है, क्या है अलग दोनों में, तो ये क्लियरिटी देगा ये क्वेश्चन, कैसे किस तरह से अलग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखी हैं, यानी कि सविनय आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन दोनों ही गांधी जी द्वारा चलाया गया। ओके, ये चीज तो लिखनी चाहिए, गांधी जी द्वारा चलाया गया दोनों। भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण एवं असरदार आंदोलन था। बिल्कुल ये बात सही है कि महत्वपूर्ण एवं असरदार आंदोलन था ये दोनों ही आंदोलन की अपनी विशेषताएं थी। पहला, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। असहयोग आंदोलन में क्या था, लोगों को सहयोग ना करने के लिए बोला गया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या बोला गया था,
उपनिवेशिक कानूनों का यानी कि अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा कि आप उनके कानूनों का उल्लंघन कीजिए, उनकी बात को मत मानिए, उनके कानून को मत मानिए। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। ओके, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से मना कर दिया। ठीक है। फिफ्थ, वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। वन कानून कौन सा? 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है ना, वन कानून जो बनाया गया था कि इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है एक नंबर में आ जाए। ठीक है, वन कानून में रहने वाले वनों ने कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। तो ये अलग था, इस वजह से ये विशेषताएं भी थी किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि 1930 में शुरू किया गांधी जी ने। क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे? औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही नमक सत्याग्रह था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। ये काम किया, औरतों ने घरों से बाहर आ जाती थी। थर्ड पॉइंट क्या है? उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, यानी कि वो सारे काम किए और उसमें महिलाओं का योगदान लिखना है। वो सारे काम वही है, सिर्फ महिलाओं का योगदान लिखना है। कई महिलाएं जेल भी गईं। जाहिर सी बात है, जब महिलाओं ने भाग लिया तो महिलाएं जेल भी जाएंगी। अंग्रेजी सरकार किसी को छोड़ने वाली तो है नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। राष्ट्र की सेवा को पवित्र दायित्व माना, ये सबसे बड़ी बात थी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी आए पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस पॉइंट को लिखेंगे और पॉइंट के ही आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। और लाइक कीजिए ताकि इस तरीके की आपको वीडियो मिलती रहे और आप पढ़ते रहें, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता रहे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।